नमस्कार। बांग्लादेश जल रहा है, सड़कों पर छात्रों का सैलाब है, विरोध प्रदर्शन है और नारे हैं सरकार के खिलाफ। बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की अगली पीढ़ियों को मिल रहे आरक्षण पर बवाल है। 2 दिनों में हुई हिंसा में वहां पर 6 से 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें कम से कम 3 छात्र शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। छात्र लीग और पुलिस के बीच कई जगहों पे हिंसक संघर्ष हुआ है और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को कई जगह फायरिंग करनी पड़ी है। ढाका, चित्तग्राम, रंगपुर जैसे इलाकों में इस टकराव ने हिंसक रूप ले लिया है। दरअसल बांग्लादेश में स्वाधीनता सेनानियों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाता रहा है। बहुत सारे छात्र इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इसका फायदा शेख हसीना वाजिद और अवामी लीग को मिलता है। वैसे 2018 में भी छात्रों ने इस आरक्षण के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन किया था, तब एक अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन बीते महीने हाई कोर्ट ने इस रोक को रद्द कर दिया, जो पहले की रोक थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट के आदेश को 4 हफ्ते के लिए रोक दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 4 हफ्ते में अदालत का आदेश आएगा और छात्र कक्षाओं में लौटें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सभी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया है, लेकिन हिंसा, हंगामा और आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण रद्द कर सिर्फ पिछड़ी जातियों के लिए अधिकतम 5% आरक्षण जारी रखने की मांग कर रहे हैं। आरक्षण व्यवस्था में संशोधन की मांग कर रहे हैं। वैसे बांग्लादेश में साल 1972 से ही सरकारी नौकरियों में मुक्ति योद्धा, जिला और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था। ये जो हिंसा अब हो रही है वो एक ऐसे वक्त में हो रही है जब बांग्लादेश में विपक्ष के साथ साथ शेख हसीना का टकराव चरम पर है। इसी साल शेख हसीना ने विपक्ष के बॉयकॉट के बीच चुनाव जीता है। मौजूदा समय में बांग्लादेश विकास के कई मानकों पर अपने पड़ोसियों से बेहतर साबित हो रहा है, लेकिन शेख हसीना के खाते में बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं। आरक्षण के मुद्दे पर हो रहे इस टकराव को समझने के लिए बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। बांग्लादेश की लड़ाई बंगबंधु मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने लड़ी। 1971 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री बने। 75 में मुजीबुर रहमान की सपरिवार हत्या कर दी गई। मुजीब की बेटी शेख हसीना बची रही क्योंकि तब वो विदेश में थी। 1975 की साजिश में शामिल माने गए जियाउर रहमान बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी बनाई। हालांकि वो भी एक साजिश से ही गए, लेकिन विरासत का टकराव उनकी पत्नी खालिदा जिया और शेख हसीना यानी मुजीबुर रहमान की बेटी के बीच चलता रहा। तो जो मौजूदा विवाद है इस पर भी इस अतीत की छाया है। शेख हसीना आज़ादी की विरासत को अपने हक में बनाए रखना चाहती हैं और उनके विरोधी इससे निजात पाना चाहते हैं। भारत ने अभी अपने नागरिकों को बांग्लादेश ना जाने की सलाह दी और साथ साथ जो वहाँ पे नागरिक हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको घरों के अंदर ही रहने की भी हिदायत दी है। लेकिन वहाँ की घटनाओं पर भारत की करीबी नज़र है। शेख हसीना भारत की पुरानी दोस्त हैं। ये पूरा मामला क्या रुख ले सकता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वीना सीकरी जो पूर्व राजदूत हैं और गौतम लाहिड़ी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत और धन्यवाद। बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है ये प्रोटेस्ट। हमने 2018 में भी वीना सीकरी ये देखा कि वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनमस, सेमी ऑटोनमस संस्थानों में जो भर्ती योग्यता से अधिक आरक्षण के मुद्दे पर जो होती रही उस पर असंतोष रहा है। इस दफ़ा या इतने ज़्यादा क्यों आपको लग रहा है कि बढ़ गया है? इसके पीछे की क्या वजह है? 18 में भी हमने देखा एक लिमिट में रहा है ये हंगामा जो है। देखिए, जैसे आपने कहा ये बात 218 से शुरू है और तभी प्रधानमंत्री शेख हसीना ही थी। तब आरक्षण के खिलाफ बहुत उनका स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट रहा था और उनके प्रोटेस्ट को स्वीकार करते हुए शेख हसीना की गवर्नमेंट ने फिर आरक्षण हटा दिए थे। लेकिन उस वक्त आरक्षण हटाने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई थी कि ये आरक्षण ना हटाए जाए। और इस महीने जून में
जून में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना निर्णय दिया कि आरक्षण नहीं हटाए जा सकते। जी। और इसकी वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की वजह से कि रीइंस्टेटिंग द रिजर्वेशन, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स अब बिल्कुल ज्यादा तादाद में सड़कों पे आए हैं, हिंसक हुए हैं और लोगों की मौत भी हुई है। और हमारे राजदूतावास ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है कि जो भारतीय नागरिक वहां पे हैं वो ध्यान से रहें और अपने घरों में रहें। अब ये देखा जाएगा कि अब कैसा है ये जो आरक्षण हुआ है, ये क्यों इतने एक तरफ से बात ये जरूर है कि युवा को नौकरियां नहीं मिल रही हैं जी। और युवा की गैर नौकरियों के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये उन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर से लिया है और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन थे उसको, उसके खिलाफ वो अपने स्ट्रीट्स पे आ गए हैं। अब जो है सरकार ने दो चीजें कही हैं। एक तो उन्होंने सारे जो यूनिवर्सिटी स्कूल सब बंद कर दिए हैं, तो इससे और भी स्टूडेंट्स सड़कों पे आ गए हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं कि क्यों आप हमारे यूनिवर्सिटी और स्कूल को बंद कर रहे हैं। और भी नंबर में स्टूडेंट्स जी। सड़क पे आ गए हैं। हम्म। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शेख हसीना की सरकार में और स्टूडेंट्स के बीच डिस्कशन जरूर होगा। आज के दिन में ही उनके जो लॉ मिनिस्टर अनीसुल हक हैं, उन्होंने एक ये अनाउंसमेंट किया है कि वो डिस्कशंस के लिए तैयार हैं और उन्होंने न्योता दिया है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट लीडर्स को कि वो आके बात करें और जरूर इस बात पे कुछ निर्णय हो जाएगा कि किस तरह के आरक्षण होने चाहिए। जी। क्योंकि ये जो है कि बिल्कुल आरक्षण हटाएं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आरक्षण को रीइंस्टेट करें, इसके बीच दरमियान जो है कुछ जरूर वो रास्ता निकाल सकते हैं। समझो कि जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए या तो वो कम करें या कहें कि एक बार फ्रीडम फाइटर की फैमिली ने अवेल कर लिया है, फिर उस फैमिली में से दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ करके जरूर वो कुछ निर्णय कर सकते हैं जी। कोई और बीच। स्टूडेंट्स के लिए हम्म। आरक्षण रखें और तो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा उनको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है और उनके भी जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि कोई बीच का रास्ता निकले। इस पे मैं लौटूंगी कि वहाँ पर जो इस समय अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक हालात हैं, जो नौकरियों की स्थिति है, उसको देखते हुए स्टूडेंट्स की ये जो डिमांड है, इसके पीछे ये वजह ज़रूर रही होंगी। गौतम लाहिड़ी, जो इसके पीछे की पॉलिटिक्स है इस वक्त, आप उसे कैसे देख रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट या ये जो कोटा है जिसमें कि जो फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज को रिजर्वेशन मिलता रहा है, वो शेख हसीना की पार्टी और शेख हसीना को फ़ायदा पहुंचाता रहा है, वो उनके सपोर्टर्स और जो गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाता रहा है। तो क्या ये क्लैश जो है एक तरह से इस सियासत की वजह से भी इस वक्त हो रहा है? गवर्नमेंट सपोर्टर्स जो कि तथाकथित बेनिफिशियरीज हैं इसके, और जो ऑपोजिशन है। नगमा, देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि बांग्लादेश का अनहोनी जो राजनीति है इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो वो उनको बांग्लादेश का जनता ही तय करेंगे उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन बांग्लादेश का जो जियोग्राफिकल जो स्थिति है, उसमें कोई नाजुक स्थिति पैदा हो, कोई डिस्टेबलाइजेशन हो, ये भारत का सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय है जी। इसलिए जो हो रहा है आज का स्थिति चिंताजनक है, इसमें कोई शक नहीं है, राजनीति जो भी हो। लेकिन दूसरी बात जो है, आपने जो उठा कोटा का, देखिए, लिबरेशन मूवमेंट से ही बांग्लादेश लिबरेटेड हुआ है और हुआ है पाकिस्तान और राजाकार के खिलाफ लड़के हुआ है, भारत उसका मदद किया था। इसलिए एक इमोटिव इशू तो लिबरेशन ऑलवेज है ना सब। आज बांग्लादेश में उसके बाद बंगबंधु का हत्या के बाद 75 के बाद बांग्लादेश का जो सोसाइटी, उसमें एक पोलराइजेशन हुआ है, एक ध्रुवीकरण हुआ है, क्योंकि 91 तक कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रहा है। इसके अंदर जो रेडिकलाइजेशन हुआ, इसका प्रभाव आज तक है। शुरू में मैं मानता हूं कि ये स्टूडेंट का मूवमेंट रहा है, इसका डिमांड जो है, इसका नौकरी का सवाल है, इसे नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको लगता है कि शायद जो फ्रीडम फाइटर्स का फैमिली लिबरेशन जो किया था, उसका फैमिली को, उनका फैमिली को तो आज 50 साल हो चुका है ना, लेकिन उसका जो पोता पोती है उनको भी नौकरी मिल रहा है। इसी कारण इनका नाराजगी है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, दो इशू मैं बताऊंगा छोटे तौर पे। एक है, अगस्त महीना ऑलवेज बांग्लादेश के लिए खतरनाक होता है, इसमें डिस्टेबलाइजेशन का काम इसी महीने में होता है। इसलिए मेरे ख्याल में जो हो रहा था बांग्लादेश का, मेरे को लगा दूर से कि बांग्लादेश का इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर। दूसरी बात है कि ये समझ नहीं पाया कि ये हो सकता है, ऐसे एक दिन में नहीं हुआ ये।
जी। घटना प्रधानमंत्री चीन जाने का पहले जो कमेंट किया था कि ये अदालत का विषय है, अदालत तय करेगा, उसी से नाराजगी पैदा हो गया था तब से। तो क्यों उसके सरकार को पहले अलर्ट नहीं जी किया गया जी कि सिचुएशन ऐसे हो सकता है? गौतम जी, इसके दूसरी पहले बात का भी है कि एक जो बयान इलेक्शन है, का बाद जो सिचुएशन, उसके पहले का भी एक बयान है उनका, शेख हसीना का, जिसको लेकर स्टूडेंट्स जो है नारेबाजी कर रहे हैं रजाकार के ऊपर कि क्या फ्रीडम फाइटर्स। चाइना से जब वापस आया तब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना है लाइव। उन्होंने कहा है क्या हम राजाकार को पोता पोती का नौकरी देंगे? हाँ। राजाकार के खिलाफ ही तो लिबरेशन स्ट्रगल हुआ। तो ये उनका कहना, इसका सही ढंग से एक्चुअली जो माहौल बना था, मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा धीरे से संभालना चाहिए था। इसमें थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है। खास तौर पे प्रशासन जो है ये समझ ही नहीं पाया कि लोगों का, छात्र का मन में जो दिल में दुख है, ये सब जमायत और राजाकार है नहीं, लेकिन बीएनपी और जमायत इसको इस्तेमाल कर रहा है। इसको मौका मिल गया। 18 अभी जो चुनाव हुआ, चुनाव में बुरी तरह से जो हार हुई है, जिसके पार्टिसिपेट किया वो विवादित है, वो अलग मसला है, लेकिन उसके बाद से ये लोग तलाश में थे कोई मौका। तो ये तो एक मौका तरह से मैं कहता सरकार ने हूँ ये मौका दे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन विपक्ष का के फेलियर हाथों। के कारण हाँ, एक तरह से ये विपक्ष मौका का मिल गया हाथ है। में जा रहा है। पहले विपक्ष इसमें नहीं थे, पहले स्टूडेंट ही रहा था। जी जी तो स्टूडेंट को ध्यान से इसको ख्याल करके इसको बातचीत में शामिल करना चाहिए था बहुत पहले से। तो इग्नोर किया गया। मुझे ख्याल में टाइम थोड़ा इसमें नष्ट हुआ है, ठीक है। इसलिए आपने सिचुएशन सही इतना कहा खराब हो कि चुका है। एक तरह से समय भी बर्बाद हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ है, कुछ इंटेलिजेंस की भी फेलियर है, स्टूडेंट मूवमेंट रहा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन इसमें अब ऑपोजिशन भी शामिल है, क्योंकि चुनाव में जो हार उनकी हुई उसके बाद एक मुद्दा वो ढूंढ रहे थे और एक मुद्दा उन्हें मिल गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी वीना सीकरी जी, जो बात आपने की थी अर्थव्यवस्था की, बांग्लादेश कभी तो दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल था, लेकिन अब वो एशिया में एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पिछले 10 सालों में वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो भी काफ़ी बढ़ी है। सरकारी नौकरियां जो हैं वहां पे काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं अब। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से सरकारी नौकरियों के लिए भी और दूसरी नौकरियों के लिए जो युवा हैं वो परेशान हैं। और इस समय वहाँ पर जो स्थिति है एम्प्लॉयमेंट की या युवाओं के नौकरी के जो मौके हैं, अब वो एक बड़ी वजह है। तो उसमें अगर रिजर्वेशन 30% पहले था तो उनकी जो मांग है वो भी एक तरह से जायज़ लगती है कि आखिर ये कितने समय तक, जैसा आप कह रही थी कि अगर एक जनरेशन को मिल गया इसका फ़ायदा तो अब अगले जनरेशन को शायद रोकना चाहिए। तो आपको लगता है कि इसमें कोई बीच का रास्ता ही एक हल हो पाएगा और इसके बगैर ये कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है? नहीं, रास्ता जरूर निकलेगा। और अब जो टॉक्स के लिए बुलाया है, डिस्कशन के लिए, वार्तालाप के लिए बुलाया है कि स्टूडेंट्स आ जाएं और सरकार के साथ बात करें। और साइमल्टेनियसली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि जो उनका निर्णय था उसको थोड़ी देर के लिए स्टे कर दें, ताकि वो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था उस पर स्टे लग जाएगा। तो इसके दौरान वार्तालाप होगी, डिस्कशन होगी और एक निर्णय निकलेगा। बेरोजगारी की प्रॉब्लम जरूर है। यस, बांग्लादेश इकोनॉमी बड़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, 5.5% अच्छी ग्रोथ लेवल है उसकी, लेकिन बेरोजगारी की प्रॉब्लम बहुत सही है। और बात यह है कि आरक्षण का की जो ओवरऑल लेवल है उसे भी काबू में रखनी चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और बांग्लादेश में ये जो एडिशनल थे 30% तो फ्रीडम फाइटर्स के लिए, मुक्तियोद्धा के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए था। उसके अलावा और आरक्षण लेडीज के लिए और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, डिसेबिलिटी के लिए कर के 56% तक आरक्षण बढ़ गया है वहां पे। और इसलिए जो है 56% एक बहुत हाई लेवल होता है, मतलब सिर्फ 44% अवेलेबल है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स को इस बात पे बहुत नाराजगी थी। तो मेरी उम्मीद ये है कि डिस्कशंस में कुछ वाया मीडियम मिल जाएगा। बिल्कुल, डिस्कशन से इसका रास्ता हो सकता है, बातचीत होगी, क्योंकि सिर्फ 44% अगर आम लोगों के लिए है तो ये एक मुश्किल स्थिति ज़रूर है। इसलिए कोई बीच का रास्ता इसमें निकालने की ज़रूरत है। इस समय जो बांग्लादेश की सड़कों पर दिख रहा है वो बहुत ही हिंसक तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। इतना ही वक्त है इस वक्त मेरे पास। अब एक छोटा सा हम ब्रेक भी लेंगे। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स क्वेश्चन ऑफ द डे।
क्या बांग्लादेश सरकार आरक्षण आंदोलन पर काबू पा लेगी? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्र और शारीरिक क्षमता पर बहस चली रही थी कि उन्हें कोविड होने की खबर आ गई है। खुद बाइडेन ने यह खबर देते हुए कहा कि अभी वो कुछ दिन अलग थलग रहेंगे। हालांकि इस बीमारी की खबर भी उन्होंने बहुत ही नाटकीय ढंग से दी। सबसे पहले उन्होंने अपना ट्वीट किया और लिखा आई एम सिक, और उसके बाद कुछ ही देर के बाद उन्होंने इसे पूरा किया। I am sick of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election. यानी मैं एलॉन मस्क और उनके अमीर दोस्तों द्वारा चुनावों को खरीद लेने की कोशिश से तंग आ गया हूं। उन्होंने लिखा है, अगर आप सहमत हैं तो यहां आइए, ट्रंप को हराइए और डोनेट कीजिए। और अब हमारे आज का वो सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। सवाल है, क्या प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को लेकर कर्नाटका सरकार बैकफुट पे है? आपको बता दें कि कर्नाटका सरकार ने निजी कंपनियों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के लिए आरक्षण बिल को मंजूरी दी थी, लेकिन उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के नामी लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया के बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी समीक्षा करके कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि निजी नौकरियों में आरक्षण का फैसला वापस लेने से सरकार क्या बैकफुट पे आ गई है? और आज के लिए इतना ही। सच की पड़ताल में नमस्कार।